Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome back to Achieve It. Here we are studying the fifth chapter from Home Science class 11th, and the name of this chapter is Fabrics Around Us. And this video is going to be part 4 of this chapter. So अभी तक अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसको भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। हमने इस चैप्टर में फाइबर्स के बारे में पढ़ा, यार्न्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि यार्न प्रोसेसिंग कैसे होती है, फिर हमने ये पढ़ा कि यार्न से फैब्रिक को कैसे बनाया जाता है, और आज हम पढ़ेंगे कि फैब्रिक्स की फिनिशिंग कैसे होती है। तो ये रहा हमारा टॉपिक जिसका नाम है टेक्सटाइल फिनिशिंग। यानी कि यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि टेक्सटाइल की और फैब्रिक की फिनिशिंग कैसे होती है। इफ़ यू सी द फैब्रिक as it comes out from the loom, you will not be able to recognize it as the material you see in the market. देखो, जब फैब्रिक लूम से बाहर निकलता है ना, तब आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये वही फैब्रिक है जो हम मार्केट में देखते हैं। ठीक है, क्योंकि एकदम अलग होता है देखने में वो फैब्रिक। क्योंकि जब मार्केट में फैब्रिक आता है ना, तो उससे पहले उसकी फिनिशिंग हो जाती है, उसकी अच्छे से कह सकते हो ना, पूरा उसमें एम्ब्रॉयडरी कर दी जाती है, थोड़ी उसकी साफ़ सफाई हो जाती है, कलर हो जाता है उसके ऊपर, उसकी डाइंग होती है। तो डिफरेंट टाइप की चीज़ें उस फैब्रिक के साथ होती हैं, जिसकी वजह से उसका टेक्सचर, उसका जो अपीयरेंस है, थोड़ी सी चेंज हो जाता है। ठीक है, all of the fabrics that are available in the market have received one or more finishing treatments, and except for whites, colors has been added to them in some form or the other. तो मार्केट में आने से पहले ना फैब्रिक की फिनिशिंग की जाती है, जिसमें फैब्रिक में कलर ऐड किया जाता है। तो वाइट कलर को अगर हम छोड़ दें, तो लगभग सभी कलर के फैब्रिक्स को बनाने के लिए उनमें कलर ऐड करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा यार्न होता है ना, मतलब जो हमारा फाइबर होता है, देखो फाइबर क्या होता है, वो एक ही कलर का होता है। जब हम उससे यार्न बनाते हैं तो कभी हम यार्न लेवल पे भी उसको कलर कर देते हैं, कभी कभी यार्न से जब पूरा कपड़ा, पूरा फैब्रिक बन जाता है तब कलर किया जाता है। तो कलरिंग का जो ये प्रोसेस है ना, ये डिफरेंट लेवल पे हो सकता है। यार्न इनको भी कलर करके हम फैब्रिक बना सकते हैं, या पूरा फैब्रिक बनाने के बाद इकट्ठे हम कलर कर सकते हैं। तो बहुत सारी स्टेजेस हैं जहाँ पे आप कलर को ऐड कर सकते हो किसी भी फैब्रिक के अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद है अ फिनिश इज any treatment on the fabric which can change its appearance, its texture or its behavior for specific use. तो जो फिनिशिंग होती है वो क्या होता है, एक ट्रीटमेंट होती है जिसमें फैब्रिक की अपीयरेंस को चेंज किया जाता है, उसके टेक्सचर को चेंज किया जाता है, इवन उसके बिहेवियर को भी चेंज किया जाता है। ठीक है, अगर कपड़ा बहुत ज़्यादा लूज़ है तो फिनिशिंग के बाद हो सकता है वो कड़ा हो जाए। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के यूज़ के हिसाब से, मतलब हमारे यूज़ के हिसाब से, कंज्यूमर्स की यूज़ के हिसाब से फैब्रिक को चेंज किया जाता है, उसको उसकी फिनिशिंग की जाती है। ठीक है, finishes that are considered absolutely necessary are known as routine. देखो, जहाँ पे फिनिशिंग को बहुत ज़्यादा नेसेसरी कर दिया जाता है, मतलब कुछ ऐसे फैब्रिक्स होते हैं जिनकी फिनिशिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो उसको हम रूटीन बोलते हैं। The finishes may be durable, do not get removed on washing or dry cleaning, like dyeing or renewable, need to be applied repeatedly as they get removed on washing, like स्टार्चिंग और ब्लूइंग। देखो, कुछ फिनिशेस ऐसे होते हैं जो ड्यूरेबल होते हैं, यानी कि जब आप कपड़ों को धुलोगे तो वो फिनिशेस जो है वो ख़त्म नहीं होते। ठीक है, कपड़े में वो वैसे का वैसे रहते हैं। जैसे हो गई हमारी डाइंग, जब हम कलर करते हैं ना कपड़ों को, कपड़ों के ऊपर कोई प्रिंटिंग की जाती है, तो होता है कि वो धुलाई के साथ साथ कभी कभी नहीं जाता, वो ड्यूरेबल रहता है, कि मतलब आप जितनी भी बार कपड़े धुलो वो वैसे का वैसा रहेगा। लेकिन कुछ फिनिशेस ऐसे होते हैं जो रीन्यूएबल होते हैं, यानी कि इनको बार बार करने की ज़रूरत होती है। जैसे स्टार्च हो गया, ब्लूइंग हो गई। देखो, स्टार्चिंग जब आप करते हो, कहते हैं ना मार देते हो जब कपड़े में,
कपड़े को कड़ा करने के लिए। तो ये करने की ज़रूरत होती है। जब आप कॉटन के कपड़ों को धुलते हो तो लगभग हर बार आपको उसको स्टार्च करने की ज़रूरत होती है, आपको स्टार्चिंग की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह जब हम कपड़ों को नील देते हैं, ब्लूइंग करते हैं कपड़ों की, तो वो भी हर धुलाई के बाद फेड होने लगता है कलर। जो ब्लूइंग हमने की होती है, जो हमने कपड़ों में नील दिया होता है, वो जब हम उसको दोबारा धुलते हैं ना कपड़े को, तो नील हमारा फेड होने लगता है। तो ब्लूइंग रिपीटेडली हमें करना पड़ता है कपड़ों को। स्टार्चिंग भी एक ऐसी ही प्रोसेस है जिसको हमको रिपीटेडली करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक बार कपड़े को स्टार्च कर दिया तो फिर वो हमेशा के लिए हो गया, नहीं। आपको समय समय पर स्टार्चिंग और ब्लूइंग का प्रोसेस करना पड़ता है। तो इस तरह से जो हमारे फिनिशेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है ड्यूरेबल और एक होता है रिन्यूएबल। ठीक है। A few important finishes depending upon their functions are। अब यहाँ पे कुछ और भी finishes बताए गए हैं। इनके फंक्शन के बेसिस पे इनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। देखो, पहला है चेंज अपीयरेंस। ऐसे फिनिशेस जिससे फैब्रिक की अपीयरेंस में चेंज आ जाए, जैसे क्लीनिंग, स्ट्रेटनिंग एंड स्मूदनिंग। देखो, क्लीनिंग में क्या किया जाता है, आप ब्लीच करते हो, स्कोरिंग करते हो, जिससे क्या होता है, जिससे कपड़ा साफ होता है। इससे कपड़े की अपीयरेंस में चेंज आता है, कपड़े जो कपड़ा दिख रहा है उसमें थोड़ा सा चेंज आता है। ठीक है। स्ट्रेटनिंग, इसमें कपड़े को स्ट्रेट करने की कोशिश की जाती है। स्मूदनिंग यानी कि इसमें कपड़े को थोड़ा सा स्मूद करने की कोशिश की जाती है। अगर कपड़ा कड़ा है तो उसको स्मूद किया जाता है। नेक्स्ट है चेंज टेक्सचर्स। कपड़े के टेक्सचर को बदला जाता है। ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें स्टार्चिंग और साइजिंग, स्पेशल कैलेंडरिंग, स्टार्चिंग की जाती है जिससे कपड़े का टेक्सचर बदल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है चेंज बिहेवियर। जब हम अपने यूज़ के हिसाब से कपड़े को चेंज करते हैं, फैब्रिक को चेंज करते हैं। ठीक है। जैसे वॉश एंड वियर, कि हम कपड़े को धुलते हैं और पहनते हैं तो उस समय क्या होता है, हम उसको परमानेंट प्रेस करते हैं। हमें देखना होता है कि हम किस तरह का काम कर रहे हैं या क्या काम कर रहे हैं। उस हिसाब से हम कपड़े को कभी कभी वाटर प्रूफ बनाते हैं, मोथ प्रूफ यानी कि होता है ना, कपड़े में जब कभी कीड़े लग जाते हैं तो उनको कीड़ों से बचाने के लिए मोथ प्रूफ बनाया जाता है। फ्लेम रिटार्डेंट बनाया जाता है या फायर प्रूफ बनाया जाता है ताकि उनमें जल्दी से आग न लगे। फिर है एंटी श्रिंक, कि मतलब ऐसे कपड़े हों जो कम सिकुड़े, मतलब ज़्यादा उनमें सिकुड़न ना आती हो। तो अपने अपने यूज़ के हिसाब से हम कपड़ों को प्रेफर करते हैं। ठीक है। तो डिफरेंट यूज़ के लिए कपड़े क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और उस स्थिति में हमें कपड़े के टेक्सचर को, उसके बिहेवियर को चेंज करना पड़ता है। ठीक है। अगर मान लो कॉटन से ही चादर बन रही है तो कॉटन से ही तो शर्ट और साड़ी भी बनते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि जिस तरह का कॉटन हम शर्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं उसी तरह का कॉटन का कपड़ा हम चादर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। दोनों कपड़ों में अंतर होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो इसी तरह से यूज़ के हिसाब से, बिहेवियर के हिसाब से हम फैब्रिक को चेंज करते हैं, उसकी फिनिशिंग करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा गया है फिनिशिंग विथ कलर। देखो, कभी कभी फिनिशिंग कलर से भी होती है। कलर इज ऑफन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन सेलेक्शन ऑफ फैब्रिक, विद वेदर इट इज टू बी यूज्ड फॉर अपैरल और इन द हाउस। देखो, आप जब भी कपड़ा खरीदने जाते हो ना तो आप सबसे पहले जो चीज़ देखते हो कपड़े में वो उसका कलर ही होता है। आप दूर से उसका टेक्सचर नहीं देख सकते। सबसे पहले जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है वो उसका क्या होता है, उसका कलर होता है। ठीक है। और मतलब कलर ही ऐसी चीज़ होती है जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है लोगों को। चाहे हम कपड़ा पहनने के लिए ले रहे हों या घर में किसी यूज़ के लिए ले रहे हों, हम उसका कलर ज़रूर देखते हैं। सब्सटेंसेस दैट कैन ऐड कलर टू द फैब्रिक इन अ मैनर दैट इट डज नॉट ईजीली वॉश आउट आर नोन एज डाइज। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि कपड़े को कलर करने के लिए यूज़ होते हैं ताकि कपड़े का जो ये कलर है आसानी से फेड ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइज बोलते हैं। उन सब्सटेंसेस को हम डाइज बोलते हैं जिससे कपड़ों को कलर किया जाता है और ऐसा पक्का कलर किया जाता है ताकि कलर खराब ना हो। द मेथड ऑफ डाइंग डिपेंड्स ऑन द केमिकल नेचर्स ऑफ द फाइबर एंड द डाई एंड द टाइप ऑफ इफेक्ट डिजायर्ड। अब ये जो डाइंग का मेथड है ना,
ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का फाइबर यूज़ हुआ है उस फैब्रिक को बनाने में, ठीक है। और जो डाई है उसका केमिकल नेचर कैसा है, कौन कौन से केमिकल यूज़ हुए हैं डाई पे, मतलब ये ध्यान रखने की कोशिश की जाती है कि कहीं डाई करने से फैब्रिक के ऊपर कोई ख़राब असर न पड़े। तो फाइबर को ध्यान में रखा जाता है, फाइबर के टाइप को ध्यान में रखा जाता है, डाई को देखा जाता है, उसमें कौन कौन से केमिकल्स यूज़ हुए हैं उनको भी ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद डाइंग की जाती है ताकि कपड़े को कोई नुकसान ना हो, ठीक है। कलर एप्लीकेशन कैन बी डन। अब देखो कलर जो एप्लीकेशन होता है वो किन किन स्टेजेस पे हो सकता है। तो सबसे पहले है एट फाइबर स्टेज। देखो फाइबर स्टेज पे हम कलर करते हैं लेकिन ये बहुत कम होता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। ज़्यादातर जो कलर होता है ना वो फैब्रिक स्टेज पे ही होता है कि जब एक बार पूरा फैब्रिक बन गया तब कलरिंग का प्रोसेस किया जाता है, तब डाइंग होती है, ठीक है। तो फाइबर स्टेज पे क्या होता है, फाइबर स्टेज पे फाइबर को डाई किया जाता है फॉर यार्न्स ऑफ डिफरेंट कलर्स और डिजाइंड फेल्ट्स। देखो जब हमें डिफरेंट कलर के यार्न्स की ज़रूरत होती है, मतलब एक ही यार्न ऐसा हो जिसमें कई सारे कलर हो, ठीक है, एक यार्न आधा नीला हो आधा पीला हो, मतलब डिफरेंट कलर एक ही यार्न में हो, तो अगर वैसा यार्न की हमें ज़रूरत है तब हम फाइबर स्टेज पे कलरिंग करते हैं। उसके बाद है एट यार्न स्टेज। अच्छा हाँ, एक चीज़ यहाँ पे एक और याद रखना कि जब हमें ऐसे फेल्ट्स की ज़रूरत होती है जो कि डिज़ाइंड फेल्ट्स हो, ठीक है, क्योंकि फेल्ट्स ऐसा फैब्रिक होता है जो सीधे फाइबर से बना दिया जाता है। ज़्यादातर फैब्रिक यार्न से बनते हैं लेकिन फेल्ट्स सीधे फाइबर से बना दिए जाते हैं, इनके लिए फाइबर्स को यार्न में कन्वर्ट नहीं किया जाता। तो फेल्ट्स को बनाने के लिए, कलरफुल डिज़ाइंड फेल्ट्स को बनाने के लिए कलर्ड फाइबर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद है एट यार्न स्टेज फॉर वुवन चेक्स स्ट्रिप्स और अदर वुवन पैटर्न्स। देखो कभी कभी देखा होगा आपने कि शर्ट्स वगैरह पे चेक्स होते हैं या किसी ऐसे फैब्रिक पे जिस पे क्या होता है, चेक होते हैं। तो जब चेक्स बनते हैं ना वो, तो उनके लिए डिफरेंट कलर के यार्न की ज़रूरत होती है। जब हमारे पास अलग अलग कलर के यार्न्स होंगे तभी तो हम चेक्स बना पाएंगे ना। तो उस समय क्या होता है कि यार्न स्टेज पे ही कलरिंग कर दी जाती है, ठीक है। फिर है एट फैब्रिक स्टेज द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर सॉलिड कलर डाई एज ऑल्सो फॉर डिजाइंड डाइंग लाइक बैटिक एंड टाई एंड डाई एंड प्रिंटिंग। तो मैंने बताया ना कि फाइबर स्टेज पे जो कलरिंग होती है वो बहुत ज़्यादा कॉमन मेथड है, ठीक है, क्योंकि ये इजी भी होता है, उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता। इसमें क्या किया जाता है, इसमें फैब्रिक को सीधा कलर में डुबा दिया जाता है या पूरे के पूरे फैब्रिक की डाइंग होती है, ठीक है। इसमें बैटिक आ जाता है, टाई एंड डाई जो हमारा होता है वो भी ऐसे ही होता है, उसमें हम कपड़े को कलर में डुबा देते हैं। फिर प्रिंटिंग भी पूरे फैब्रिक पे एक साथ की जाती है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे डिफरेंट स्टेजेस जहाँ पे हम कलर्स को अप्लाई करते हैं। उसके बाद है प्रिंटिंग। देखो अभी हमने ये क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि फिनिशिंग कैसे की जाती है, फिनिशिंग कलर के थ्रू जब की जाती है तो कैसे होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि फिनिशिंग प्रिंटिंग के थ्रू कैसे की जाती है, ठीक है। इट इज़ अ मोर एडवांस्ड और स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ डाइंग। देखो प्रिंटिंग जो है ना वो डाइंग की थोड़ी एडवांस्ड फॉर्म है। इट इन्वॉल्व्स द लोकलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ कलर विच इज restricted within the given limits of design। देखो इसमें क्या किया जाता है, कपड़ों पे प्रिंट किया जाता है लेकिन ये थोड़ा लिमिटेड एरिया में होता है, ठीक है। डिज़ाइन के हिसाब से इन प्रिंट्स को लिमिटेड कर दिया जाता है। प्रिंटिंग यूज स्पेशल टूल्स विच कॉज द ट्रांसफर ऑफ कलर ओनली टू द स्पेसिफाइड एरिया। देखो इसमें प्रिंटिंग में कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है जहाँ पे जब प्रिंटिंग की जाए तो जिस एरिया पे हमें प्रिंट बनाना है सिर्फ उसी एरिया पे प्रिंटिंग हो, ठीक है, इसीलिए ये टूल्स को यूज़ किया जाता है।
Thus, it follows the application of a number of different colors on the fabric. तो इसी वजह से आप देखते हो कि एक ही फैब्रिक पे डिफरेंट कलर से प्रिंटिंग हुई होती है, तो हमें डिफरेंट कलर की ज़रूरत होती है प्रिंटिंग करने में. Printing can be done by hand tools like blocks, stencils, or screens, and at industrial level like roller प्रिंटिंग और ऑटोमेटिक स्क्रीन प्रिंटिंग. तो देखो, प्रिंटिंग हाथ से भी हो सकती है और इंडस्ट्रियल लेवल पे मशीन से भी हो सकती है. ठीक है, जब हाथ से होती है तो ब्लॉक्स लिए जाते हैं लकड़ी के, उनको कलर में डुबा डुबा के क्या कर दिया जाता है, प्रिंटिंग कर दी जाती है. और जब वो मशीन से होती है तो रोलर होता है, रोलर प्रिंटर होता है, जिसके थ्रू उस रोलर को कपड़े पे चला दिया जाता है, घुमा दिया जाता है, जिसकी वजह से पूरे कपड़े पे प्रिंट बन जाते हैं. ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट फाइबर्स. यहाँ पे हम कुछ इम्पॉर्टेंट फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहला फाइबर जो यहाँ पे दिया गया है वो है कॉटन. कॉटन इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड फाइबर फॉर अपैरल एंड होम टेक्सटाइल्स. देखो, कॉटन जो है ना सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फाइबर है, जो कि कपड़ों के लिए भी यूज़ होता है और घर में भी जो भी काम हमारे होते हैं, जो भी हमारे यूज़ होते हैं, उनके लिए भी कॉटन ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. ठीक है, इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री वेयर कॉटन वॉज ग्रोन एंड यूज्ड एंड इट कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉटन ग्रोइंग एरियाज. तो इंडिया एक ऐसी मतलब कंट्री है, पहली कंट्री है जहाँ पे कॉटन उगाया गया सबसे पहले और सबसे पहले यूज़ भी किया गया. और आज भी इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी कॉटन ग्रोइंग कंट्रीज में से एक है. Cotton fibers are obtained from the seed pod of the cotton plant. Each seed has a large number of hair attached to it. When the seeds ripen, the pod bursts open. देखो, जो कॉटन का फाइबर होता है ना वो सीड पॉड में होता है. मतलब होता क्या है कि सीड पॉड को हिंदी में क्या बोलते हैं, बीज फल. मतलब बीज का फल होता है एक, मतलब एक ऐसे फल होता बना होता है, उसके अंदर बीज रहता है. और ये जो बीज रहता है ना, इस बीज पे बहुत सारे कॉटन के फाइबर्स लगे होते हैं. जैसे ही ये बीज पकता है, ये जो ऊपर का फल होता है वो अपने आप फट जाता है. ठीक है, the seeds are separated from the fibers by a process called ginning and sent at large bundles bales for spinning. तो वो जो प्रोसेस जिसके थ्रू सीड्स को फाइबर से अलग किया जाता है उसको हम गिनिंग बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद इन फाइबर्स का बंडल बना दिया जाता है और उसे स्पिनिंग के लिए भेज दिया जाता है. ठीक है, मतलब होता क्या है कि जब बीज फल में से बीज निकलता है ना, तो उस बीज के चारों तरफ फाइबर्स एकदम चिपके होते हैं. इन फाइबर्स को बीज से अलग करने का प्रोसेस गिनिंग कहलाता है. और गिनिंग के बाद जब वो फाइबर्स निकल जाते हैं तो उन फाइबर्स का बंडल बना दिया जाता है, उनको बेल्स बोलते हैं, और इस बंडल को फिर स्पिनिंग के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है. अब है प्रॉपर्टीज़ कि कॉटन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं. तो सबसे पहले, कॉटन इज़ अ नेचुरल सेलुलोजिक स्टेपल फाइबर. स्टेपल फाइबर क्या होते हैं, जो कि जिनकी लेंथ कम होती है. ठीक है, फिलामेंट्स क्या होते हैं, जिनकी लेंथ ज़्यादा होती है, जैसे सिल्क. इट इज़ द शॉर्टेस्ट फाइबर विथ लेंथ वेरिंग फ्रॉम 1 centimeter to 5 centimeter. Therefore the yarn or the fabric made is dull in appearance and slightly rough to touch. तो ये जो इसकी फाइबर की लेंथ होती है ना, वो 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक की होती है. मतलब इतने छोटे छोटे सोचो फाइबर्स इसके होते हैं. तो इस वजह से जब इन फाइबर्स से यार्न बनते हैं और फिर जब फैब्रिक बनता है, तो वो जो फैब्रिक होता है ना थोड़ा सा रफ होता है, मतलब वो स्मूथ नहीं होता. क्यों? क्योंकि फाइबर्स बहुत छोटे छोटे होते हैं. इट इज़ हैवियर इन वेट देन मोस्ट ऑफ द अदर फाइबर्स. तो कॉटन का जो वेट होता है ना वो अदर फाइबर्स से ज़्यादा होता है. कॉटन थोड़ा सा हैवी फाइबर होता है. ठीक, कॉटन हैज़ गुड मॉइस्चर ऑब्जर्बेंसी एंड इट ऑल्सो ड्राइज ईजिली. ये अच्छा ऑब्जर्वर भी होता है, मतलब
अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता है नमी को और सूख भी जल्दी जाता है, इजीली सूख जाता है। दस इट इज़ कंफर्टेबल फॉर समर यूज़, और इसीलिए ये समर में यूज़ करने के लिए कंफर्टेबल होता है। फिर नेक्स्ट है, इट इज़ अवेलेबल इन फैब्रिक्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वेट्स, फाइननेस, स्ट्रक्चर्स एंड फिनिशेस। तो कॉटन से हम डिफरेंट टाइप के फैब्रिक्स बना सकते हैं। मतलब इसको थोड़ा सा इनकी इनकी फिनिशिंग करके इसके वेट को थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं, इसकी फाइननेस को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। मसलिन, कैम्ब्रिक, पॉपलिन, लॉन्ग क्लॉथ्स जैसे लाथा, कैसमेंट, डेनिम, शीटिंग मटेरियल एंड फर्निशिंग मटेरियल आर सम ऑफ द कॉटन फैब्रिक्स अवेलेबल इन द मार्केट। तो ये कुछ कॉटन फैब्रिक्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फाइबर है वो है लिनन। लिनन इज बास्ट फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द फ्लेक्स प्लांट। फ्लेक्स प्लांट की जो स्टेम होती है, जो उसका तना होता है ना, उससे हमें लिनन मिलता है। ठीक है, इसको हम बास्ट फाइबर भी बोलते हैं। द टर्म बास्ट मीन्स द फ्लैशी पार्ट इनसाइड द बार्क। देखो, जो स्टेम होती है ना, उसके ऊपर का जो परत होती है थोड़ी सी कड़ी होती है, उसको हम बाक बोलते हैं। तो बाक के अंदर का जो सॉफ्ट पार्ट होता है उसको हम बास्ट बोलते हैं। To obtain the fibers, the stems are steeped in water for a long time to rot away and soft parts in a process called retting. देखो, इन फाइबर्स को निकालने के लिए जो स्टेम्स होती हैं, फ्लेक्स प्लांट की जो स्टेम्स होती हैं ना, उनको बहुत देर तक, 2-3 दिन तक पानी में डुबा के रखा जाता है। ठीक है, मतलब 2-3 दिन से भी ज़्यादा टाइम तक, मतलब जब तक वो नरम ना हो जाए और उनका जो बाक है वो अपने आप अलग ना हो जाए और सॉफ्ट पार्ट बाहर खुद ना आ जाए, तब तक इसको क्या करते हैं, हम भिगा के रखते हैं पानी में। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम रेटिंग बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसको सॉफ्ट करने के प्रोसेस को हम रेटिंग बोलते हैं। जब इसको सॉफ्ट कर लिया जाता है ना, तो इससे आसानी से जो हमारा लिनन है, जो हमारा ये क्या कह सकते हो, बास्ट है, वो बाहर आ जाता है। After retting, the woody part are separated and the linen fibers are collected and sent for spinning. तो जैसे ही ये रेटिंग का प्रोसेस होता है, इससे क्या होता है, जो ऊपर का लकड़ी वाला हिस्सा होता है, लकड़ी वाला जो पार्ट होता है, जो उसकी परत होती है, वो अपने आप अलग हो जाती है और बीच का जो फ्लैशी पार्ट होता है वो निकाल लिया जाता है। इसी से हम फाइबर बनाते हैं। ठीक है, और फिर इसको भेज दिया जाता है स्पिनिंग के लिए। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज कि लिनन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। लिनन इज ऑल्सो अ सेलुलोजिक फाइबर, देयरफॉर मैनी ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू दैट ऑफ कॉटन। ये भी एक सेलुलोजिक फाइबर है, इसी वजह से इसकी ज़्यादातर प्रॉपर्टीज कॉटन से मैच करती हैं। ठीक है, द फाइबर इज लॉन्गर एंड फाइनर देन कॉटन। लेकिन एक चीज़ है कि लिनन का फाइबर कॉटन से लंबा और फाइनर होता है, अच्छा होता है। सो द यार्न प्रोड्यूस्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड मोर लस्ट्रस। तो इसीलिए जब ये फाइबर लंबा है, फाइन है, तो जो यार्न भी इससे बनेगा वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, और ज़्यादा लस्ट्रस होगा। लस्ट्रस मतलब शाइनी, थोड़ा सा शाइनी वो ज़्यादा होगा कॉटन के अपेक्षा। लाइक कॉटन, लिनन ऑल्सो एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर रेडिली एंड देयरफॉर इज कंफर्टेबल। कॉटन की तरह लिनन भी मॉइस्चर को ईजिली एब्जॉर्ब कर सकता है, इसीलिए ये समर में कंफर्टेबल होता है। However, it does not absorb dyes very rapidly and therefore colors produced are not so bright. तो भले ही ये मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेता है, लेकिन डाइस को ये अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाता। इसी वजह से जब इन पे हम कलर करते हैं ना, तो वो कलर उतना खिल के नहीं आता, उतनी ब्राइटनेस नहीं आ पाती। फ्लेक्स plant is cultivated in very few areas worldwide. Also, it requires longer processing time. Therefore, linen is used less than cotton. देखो,
फ्लेक्स के जो प्लांट्स होते हैं ना, वो बहुत कम एरियाज में उगाए जाते हैं, और इसकी प्रोसेसिंग का जो टाइम होता है वो भी काफ़ी लंबा होता है, जिसकी वजह से लिनन को उतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, इसको कॉटन से कम यूज़ किया जाता है। ठीक है। जूट एंड हेम्प आर ऑल्सो बास्ट फाइबर लाइक लिनन। अगर हम जूट और हेम्प की बात करें तो ये दोनों भी बास्ट फाइबर हैं, लिनन की तरह ही ये दोनों भी क्या है, बास्ट फाइबर्स हैं। दे आर coarser fibers and do not have good flexibility and are therefore used for making ropes, gunny bags and other such products. ये जो फाइबर्स होते हैं ना, ये थोड़े से मोटे होते हैं, ठीक है, ये कोर्सर फाइबर्स होते हैं, जिसकी वजह से इनमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। ठीक है। और इसीलिए इनका यूज़ हम रस्सी बनाने में करते हैं, बैग्स बनाने में करते हैं। आपने अपने घर में जूट के बोरे देखे होंगे। तो इसी वजह से इन सब फाइबर्स का यूज़, यानी कि जूट और हेम्प का यूज़ हम ज़्यादातर रस्सी और बैग्स बनाने के लिए ही करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वुल। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।